एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सीटेट एग्जाम की तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे, जहां पे मैं आपको सीटेट के पैडागोजी और कंटेंट की तैयारी करवाती हूं। मेजरली फोकस हमारा इंग्लिश पैडागोजी का होता है, यानी कि अंग्रेजी शिक्षा शास्त्र, क्योंकि आप ही के रिक्वेस्ट और बाकी जो लर्नर हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं उनकी रिक्वेस्ट पे मैं जो इंग्लिश पेडागोजी की जो सीरीज़ कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि उनकी काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी कि डिटेल में हम इसे पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा इंग्लिश जो पेडागोजी है आपका लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 हो, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, आपका सिलेबस सेम है। सिर्फ डिफ़िकल्टी लेवल में थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, लेकिन आपने अगर टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपको लैंग्वेज 1 हो या लैंग्वेज 2 हो या फिर पेपर 1 हो पेपर 2 हो, आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। और हमने आपको ढेर सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाए हैं, PYQs, और अभी जैसा आप जानते हैं कि 21 जनवरी 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके हम क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, ताकि आपको उसका पैटर्न, टॉपिक, कहाँ पे आपको मेन फोकस करना है और एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, ये सब कुछ आपको समझ में आए और आपकी तैयारी बूस्ट हो सके। ठीक है, तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या करवाया था, ये है आपका इंग्लिश पेडागोजी लैंग्वेज 2 और ये है आपका पेपर 2। ठीक है, पेपर 2 जो कि 21 जनवरी 2024 का है, पेपर 2 है ये और लैंग्वेज 2 है। लैंग्वेज 2 का हमने 141 तक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में आपको करवाया था। वीडियो लंबी हो जाने के कारण हमने उसे यहीं पे ही समाप्त किया था और आज हम देखेंगे 142 से। ठीक है, और जो नया एस्पायरेंट्स है उनके लिए एक बार फिर से मैं कह दूं कि जिन्होंने लैंग्वेज 1, चाहे पेपर 1 हो पेपर 2 हो, लैंग्वेज 1 में इंग्लिश लिया हुआ है तो उनको एक पैसेज, एक पोएट्री आएगी। और अगर पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, लैंग्वेज 2 में आपने इंग्लिश को चूज़ किया है तो आपको दोनों ही पैसेज आएंगे, आपको पोएट्री पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बाकी सिलेबस बिल्कुल सेम होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। अगर आप टॉपिक और सिलेबस के अकॉर्डिंग अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। आगे बढ़ने से पहले कुछ मेरे बारे में। मेरा नाम है निर्मला साहू, मैंने बीएड में टॉप किया हुआ था। सीटेट पेपर 1 पेपर 2 में क्वालिफाई हूँ और पीजीटी इंग्लिश टीचर मुझे कई सालों का एज अ पीजीटी इंग्लिश टीचर मुझे कई सालों का टीचिंग में एक्सपीरियंस है। यहाँ पे मैं आपको इंग्लिश पेडागोजी मतलब सीटेट के हर सब्जेक्ट की मैं तैयारी करवाती हूँ, मैथ्स हो, EVS हो, चाहे आपका सोशल साइंस हो, बट मेजर फोकस हमारा सीटेट इंग्लिश पेडागोजी पे होता है। वो भी हमारे जो लर्नर हैं, एस्पायरेंट्स हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम इस पे डिटेल वीडियो लेकर आएँ, इसीलिए हम अभी इसी को ही सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए इसी जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे 142 से क्वेश्चन नंबर। ठीक है, What is ट्रांसलैंग्वेजिंग। ठीक है, ट्रांसलैंग्वेजिंग, देखिए अब ये वर्ड आप देखिए, एक क्वेश्चन भी पढ़ा था हमने कि ट्रांसलिंगुअल एबिलिटी क्या होता है, अब यहाँ पे ट्रांसलैंग्वेजिंग हो गया। तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि ये जो ट्रांसलिंगुअल या फिर ट्रांसलैंग्वेजिंग है, ठीक है, वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसकी डिटेल वीडियो मैं लेकर आऊँगी, क्योंकि ये क्वेश्चन नया अभी पूछा गया है। इससे रिलेट करता हुआ फिर से जो आपका अपकमिंग जो 7 जुलाई को एग्ज़ाम है उसमें पूछा जा सकता है, तो बेटर होगा कि हम इसे डिटेल में समझेंगे कि मोनोलिंगुअल क्या होता है, बाईलिंगुअल क्या होता है, मल्टीलिंगुअल क्या होता है, ट्रांसलिंगुअल क्या होता है, सब्ट्रैक्टिव बाईलिंगुअल क्या होता है, एडिटिव बाईलिंगुअल क्या होता है, ये सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है ट्रांसलैंग्वेजिंग क्या होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ इट रेफर टू मूविंग फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज वाइल टीचिंग लर्निंग लैंग्वेज। अब देखिए, टीचिंग लर्निंग लैंग्वेज के दौरान आप एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज पढ़ाएंगे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, तो ये वो नहीं होगा। इट रेफर टू अंडरस्टैंडिंग हाउ लैंग्वेज चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो ये ऐसा भी कुछ नहीं है ट्रांस लैंग्वेज का मतलब कि मतलब समय के साथ लैंग्वेज कैसे चेंज होता है इसको जानना, नहीं। इट इज़ अ पेडागोजिकल प्रोसेस ऑफ यूजिंग मोर देन वन लैंग्वेज एज अ रिसोर्स इन क्लासरूम। यस, करेक्ट है ना, ये एकदम सही बात है कि आप जब एज अ टीचर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान बच्चों को क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो
एक से अधिक लैंग्वेज यानी भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन्हें पढ़ाते हैं ताकि उनको फैसिलिटेट कर सके, सुविधा दे सके, सुसाध्य कर सके कि उन्हें अच्छे से समझ में आए। जैसे कि मान लीजिए टारगेट लैंग्वेज में आप पढ़ा रहे हैं, मतलब इंग्लिश। हर बच्चे को इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है, किसी बच्चे की भाषा कुछ और है ना, वो अपने मदर टंग या वर्नैक्युलर लैंग्वेज को ज़्यादा अच्छे से समझ पाता है, इंग्लिश उसे उतनी अच्छी नहीं आती है, क्योंकि हर बच्चा हर अलग अलग एबिलिटी के साथ आता है, डिफ्रेंसिएशन के साथ आता है, तो इसमें वो बाधित होगा, उसे समझने में उसे बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी। लेकिन एक से अधिक भाषा का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो ये एक रिसोर्स की तरह होगा, ठीक है, असेट्स की तरह माना जाएगा। क्योंकि अगर जो बच्चे इंग्लिश अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, उनके लैंग्वेज में अगर आप उनको पढ़ाते हैं, अगर आप उनके भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन्हें क्लास में समझाते हैं, कोई भी भाषा हो, ठीक है, तमिल, मलयालम, गुजराती, बंगाली, जो भी हो, तो एक से अधिक भाषा का इस्तेमाल करते हुए अगर आप क्लासरूम टीचिंग में टीचिंग करते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है ना, और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जाता है ये। तो आपका 3rd नंबर आंसर सही है। ट्रांस लैंग्वेजिंग का मतलब होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जब टीचर एक से अधिक भाषा का इस्तेमाल करते हुए क्लासरूम टीचिंग कराता है, ठीक है। 4th बोर्ड इट इज लैंग्वेज इन एजुकेशन पॉलिसी ऑन हाउ मैनी लैंग्वेज आर टू बी टॉट इन स्कूल। तो ये भी बात गलत है। ट्रांस लैंग्वेजिंग का मतलब होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान टीचर एक से अधिक भाषा का इस्तेमाल करता है, मतलब मल्टीलिंगुअल होता है, उससे कहा जाता है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक ट्रांसलिंगुअल एबिलिटी वाला क्वेश्चन आया था इससे पहले वाली वीडियो में। मैंने आपको बताया था कि ट्रांसलिंगुअल क्या होता है, उसके अंतर्गत मल्टीलिंगुअलिज्म आ जाता है, ठीक है। मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब होता है कि एक से अधिक भाषा का ज्ञान होना। एक से अधिक भाषा का ज्ञान होना ही आपका ट्रांसलिंगुअलिज्म मतलब उसके अंतर्गत आ जाता है। इसीलिए जो मल्टीलिंगुअल है वो ट्रांस लैंग्वेजिंग के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व फॉर लर्निंग टू राइट वेल इन लैंग्वेज। भाषा के अंतर्गत जब आप राइटिंग प्रोसेस की बात करें तो इनमें से कौन सी वो बात सही है जो कि स्टेप वाइज राइटिंग प्रोसेस को प्रूव करता है ना, मतलब फॉलो करता है। तो सबसे पहले तो आप ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, सोचते हैं क्या है, क्या मतलब क्या करना है, कैसे करना है, ये सब आप बहुत सारे आइडियाज़ आपके दिमाग में आते हैं, उसे ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, आप मेन पॉइंट्स को आप नोट करते हैं कि ये करना है, ठीक है। आपने बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ आइडिया आया, उसमें से जो आपको इम्पॉर्टेंट लगा उसको आप नोट डाउन करते हैं। उसके बाद एक ड्राफ्ट बनाते हैं, एक आउटलाइन बनाते हैं कि क्या क्या करना है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके एक आउटलाइन बनाते हैं। उसके बाद उसको ड्राफ्टिंग करते हैं, मतलब कि उसको और अच्छे से लिखते हैं, उसको फिर देखते हैं कि उसमें क्या क्या सही है, क्या गलत है, कोई मिस्टेक तो नहीं, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो या कोई भी किसी भी तरह का सेंटेंस एरर, ये सबको आप देख के सही गलत करते हैं, वो आपका एडिटिंग हो जाता है। उसके बाद आप फाइनलाइज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो 4th नंबर है वो आपका आंसर सही हो जाएगा। सबसे पहले आप ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, सोचेंगे, है ना, विचारों का तूफान आएगा। उसके बाद आप मेन जो पॉइंट है उसको लिख के रखेंगे, एक आउटलाइन बनाएंगे, खाका जिसको कहते हैं, ब्लूप्रिंट जैसा। फिर ड्राफ्टिंग करेंगे, मतलब लिखेंगे, रिसर्च मतलब करने के बाद आप उस पर लिखेंगे क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में लिखना स्टार्ट करेंगे। लिखना स्टार्ट मतलब जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आप उसको देखेंगे कि कितना क्या सही है, क्या गलत है, कोई एरर तो नहीं है। उसके बाद फाइनल आप क्या करते हैं, राइटिंग करते हैं, जो कि फाइनल स्टेज होता है। तो ये आपका 4th जो है आपका सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। लर्नर इन अ क्लास ऑफ सोशल साइंस ट्राई टू कैप्चर द मेन आइडिया ऑफ द क्लासरूम लेक्चर एंड मेक पॉइंट ऑफ द लेक्चर, व्हाट इज दिस स्किल इज नोन एज। तो ये स्टडी स्किल है, बहुत सिंपल। देखिए, लिसनिंग स्किल सिर्फ लिसन नहीं कर रहा है, उस आइडिया को जो टीचर पढ़ा रही है उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, उसको समझ रहा है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको वो नोट डाउन कर रहा है या पॉइंट बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये उसकी स्टडी स्किल है, लिसनिंग स्किल नहीं है। उसके साथ वो सुन रहा है, दिमाग लगा रहा है कि क्या क्या बोला जा रहा है, क्या उसके मेन आइडिया है, और उसमें वो सोच रहा है कि क्या क्या मेन पॉइंट्स बनाने हैं, क्या होना चाहिए, है ना। तो ये स्टडी स्किल होती है, राइटिंग स्किल, लिसनिंग स्किल नहीं है। सिर्फ राइटिंग नहीं कर रहा है, सिर्फ लिसनिंग नहीं कर रहा है। कॉग्निशन जो होता है ना, वो आपका संज्ञान जो होता है उसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाता है।
तो यहाँ पर अभी सिर्फ एक क्लासरूम, मतलब कि सोशल साइंस की क्लास में जो टीचर पढ़ा रही है उसके आइडिया को कैप्चर करके वो पॉइंट्स बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ये स्टडी स्किल हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 145। हियर इज अ क्वेश्चन, रीड एंड फाइंड आउट विच टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन इट बिलोंग। मतलब ये बता रहा है, यहाँ पे जो कुछ एक पैराग्राफ दे दिया है उसमें आपको पढ़ के बताना है कि कौन सा टाइपोलॉजी है ये, ठीक है। हैविंग रेड द स्टोरी ऑफ लिटिल गर्ल, you feel moved by her suffering and courage to face the trouble. You would write a letter to a girl appreciating her. Write the letter in about 120 word. अब देखिए बोल रहे हैं कि एक बच्ची के बारे में जो उसकी सफरिंग है, जो कुछ भी उसने सहा है, जो दर्द है, पीड़ा है, और उस सहने के बाद जो उसकी हिम्मत, यानी कि उसके बाद जो उसकी जो हिम्मत है उसके बारे में, मतलब कैसे उसने साहसपूर्वक परिस्थितियों का सामना करते हुए आगे बढ़ी है, उसके बारे में आप स्टोरी पढ़ते हैं, ठीक है। और आप फील भी कर पाते हैं उसको, ठीक है, फील करते हैं उसके बारे में कि हाँ इसने इतना कष्ट सहा, कितनी तकलीफ और परेशानी में रहकर भी उन परेशानियों को, उन चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ी, ये सब आप पढ़ते हैं और उसको फील करते हैं। अब आपको बोला गया है यू वुड राइट अ लेटर टू द गर्ल अप्रिशिएटिंग हर। अब आप उस लड़की को एक पत्र लिखिए जिसमें आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसको शाबाशी दे रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं कि नहीं आप बहुत ब्रेव हो, आप बहुत करेज हो, आपने बहुत अच्छे से परिस्थितियों का सामना किया। इस तरह का अप्रिशिएटिंग एक लेटर लिखना है। तो राइट द लेटर इन 120 वर्ड्स, मतलब आपको 120 वर्ड में वो लेटर लिखना है। तो ये क्या होगा, कौन सा टाइपोलॉजी है बोल रहा है। फर्स्ट बोल रहा है एक्सप्रेसिव क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, डिस्कर्सिव क्वेश्चन, एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन। देखिए एक्सप्रेस आप यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको जो स्टोरी बताई गई है लड़की के बारे में, आप उसको पढ़ के उसको फील कर रहे हैं, उसके जो सफरिंग है और वो कैसा बाहर आती है और कितनी हिम्मत के साथ आती है, ये सबको आप फील कर रहे हैं, उसकी सफरिंग को फील कर रहे हैं। और उसके बाद आप उसको अप्रिशिएट करेंगे तो उसको आपको 120 वर्ड में लिखना है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेसिव नहीं है, आप यहाँ पे कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। डिस्कर्सिव मतलब डिस्कस करना और उसके बारे में लिखना, टॉपिक के बारे में, तो आप यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हाइपोथेसिस मतलब कि परिकल्पना वाली बात आ गई है। जब आप स्टोरी पढ़ रहे हैं लड़की के बारे में, उसके बारे में उसकी जो सफरिंग है, किस तरह से वो इतना ज़्यादा उसने उत्पीड़न सहन किया, उसके बाद वो करेजली साहसपूर्वक वो बाहर उस ट्रबल से आई, तो ये एक हाइपोथेसिस जो परिकल्पना है उसमें आप चले गए, इमेजिनेशन में चले गए, आप इमेजिन कर रहे हैं और उस इमेजिनेशन में उसकी जो सफरिंग है उसको आप फील कर रहे हैं। उसके बाद उसको आप अपने ओन वर्ड में एक्सप्रेस करते हैं, जो लेटर लिखते हैं अप्रिशिएटिंग लेटर। तो ये एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन हो गया, क्योंकि एक्स्ट्रापोलेशन जो होता है, ठीक है, एक्स्ट्रापोलेशन जो होता है उसमें आप हाइपोथेटिकली मतलब हाइपोथेटिक्स जो होते हैं, परिकल्पना जो होती है उसमें जाके, मतलब इमेजिनेशन उसमें जाके आप उसको इमेजिन कर रहे हैं कि क्या क्या उसने सहा होगा, कैसे सहा होगा, कितना कष्ट झेला होगा, किस तरह से हिम्मत दिखा के आगे बढ़ी होगी, ये सब आप हाइपोथेटिकली सोच रहे हैं, परिकल्पनिक आप सोच रख रहे हैं, उसके बाद उस पर जो भी विचार करके उसको लिख रहे हैं, तो ये एक्स्ट्रापोलेशन आ जाता है, एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये आपका 3rd नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अ टीचर इन क्लास 8 रीड आउट अ टेक्स्ट ऑफ 5 सेंटेंस इन इंग्लिश ट्वाइस। 8वीं कक्षा में टीचर जो है 5 सेंटेंस जो है उसको 2 बार पढ़ती है, ठीक है, 5 सेंटेंस को 2 बार पढ़ती है। आस्क्ड हर लर्नर टू लिसन टू द टेक्स्ट केयरफुली, और अपने लर्नर को कहती है ध्यान से सुनना है। लिसन टू द टेक्स्ट केयरफुली, ये ध्यान देंगे, लिसन टू द टेक्स्ट केयरफुली, टेक्स्ट को ध्यानपूर्वक आपको सुनना है, अपने लर्नर को कहती है। देन शी आस्क्ड देम टू वर्क इन अ ग्रुप ऑफ 4 टू रिक्रिएट टेक्स्ट नियरर टू द वन रीड आउट नॉट एग्जैक्टली द सेम। अच्छा, 5 सेंटेंस को वो 2 बार पढ़ती हैं, ध्यान से सुनो कहती हैं, और कहती हैं कि ऐसे ही 5 सेंटेंस तुम्हें भी एग्जैक्टली नहीं लिखना है, इसी तरह से लिखना है जो इससे रिलेट करता हो। तो यहाँ पे ये कौन सा एक्टिविटी हो रहा है, तो सबसे पहले देखिए राइटिंग सिर्फ नहीं हो रहा है, यहाँ पे सबसे पहले तो लिसन बोल रही है, मतलब बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं, सुनने के बाद वो जो भी सुने हैं उसको वो लिखेंगे, तो राइटिंग नहीं होगा, सिर्फ राइटिंग बाद में हो रहा है, पहले यहाँ पे आ जा रहा है लिसन।
पैराग्राफ डिक्टेशन भी नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस बोल दिया गया है 5 सेंटेंस, तो पैराग्राफ डिक्टेशन की तो बात ही नहीं है। लिसनिंग टास्क होगा आपका आंसर, बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे लिसनिंग मतलब लिसन करने के लिए ध्यान से सुनो, उसके बाद जो भी करवाएंगी वो एक्टिविटी मतलब इसके बारे में लिखो या जो भी हो, तो बच्चे सबसे पहले तो बहुत अच्छे से ध्यान पूर्वक सावधानी पूर्वक सुनेंगे, लिसन करेंगे, तो ये लिसनिंग टास्क है। और कलेक्टिव डिक्टेशन तो अलग हो जाता है, ठीक है, यहाँ तो डिक्टेशन की बात ही नहीं हुई है, यहाँ पे तो सेंटेंस को वो पढ़ रही हैं, रीड कर रही हैं, ठीक है। कलेक्टिव डिक्टेशन जनरली बच्चों से करवाया जाता है, एक साथ जो उनसे डिक्टेशन करवाया जाता है, ठीक है, बच्चों को डिक्टेशन देती हैं टीचर जब, ठीक है। तो आपका लिसनिंग टास्क आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, दिस रेफर टू द प्रोफिशिएंसी इन एकेडमिक लैंग्वेज और लैंग्वेज नीडेड फॉर वेरियस कंटेंट एरिया। देखिए, एकेडमिक लैंग्वेज सीखने की जो प्रोफिशिएंसी होती है ना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब ये थोड़ा सा पैटर्न जो है ना, क्वेश्चन का पैटर्न ये देख रहे हैं, वो थोड़ा डिफरेंट कर दिया है, बट इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए। एकेडमिक लैंग्वेज में जब आपको प्रोफिशिएंसी चाहिए तो वो आपका क्या होता है, कैल्प होता है। क्या होता है? कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ठीक है। यहीं से आप कीवर्ड्स पकड़ सकते हैं कि प्रोफिशिएंसी आपको चाहिए, प्रवीणता चाहिए एकेडमिक लैंग्वेज में, तो आपको अपने संज्ञान का इस्तेमाल करना रहेगा। तो यहाँ पे कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक, एकेडमिक, ठीक है, शैक्षणिक, लैंग्वेज भाषा, प्रोफिशिएंसी यानी प्रवीणता, कैल्प। बिक्स और कैल्प की जो एक डिटेल वीडियो मैं लेकर आऊंगी आपके लिए, क्या होता है। ऐसे तो मैं पुराने जो पेपर हो चुके हैं उसमें पढ़ा चुकी हूँ, अगर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा कि ब्रिक्स और कैल्प क्या होता है। मैंने आपको विथ क्वेश्चन कराया, मतलब आपको पहले समझाया है और उसमें क्वेश्चन भी सॉल्व कराया है, बट अगेन मैं आपके लिए फिर से एक बार और वीडियो लाने की कोशिश करूंगी मैं, ताकि आपकी जो इसमें जो अंडरस्टैंडिंग है वो और अच्छी हो जाए, आपकी तैयारी अच्छी हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बोला गया है, ट्रू ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ऑन लैंग्वेज एजुकेशन। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लैंग्वेज एजुकेशन के बारे में कौन सी बात सही नहीं है, ठीक है, कौन सी बात सही नहीं है पूछा गया है। तो जब भी हम एनईपी पढ़ते हैं तो हमें पता है मदर टंग, होम टंग जो है वो होम लैंग्वेज जो है, मदर टंग जो है हमारी, जो वर्नैक्युलर लैंग्वेज उसकी बात कही गई है ना, 3 लैंग्वेज फार्मूला में। इंडियन लैंग्वेज यानी जो हमारे जो इंडियन में जो लैंग्वेज है, ओडिया, बंगाली, मैथिली, संथली, जो भी जितने भी हैं वो सब कुछ आएंगे इंडियन लैंग्वेज, जितनी जो इंडिया में जो लैंग्वेज है ना, जितनी भी भाषा। इसलिए आप जब एग्जाम भी देते हैं तो आपको हर भाषा में, पंजाबी, उर्दू, बांग्ला, ओडिया, सब में आपको चॉइस दिया जाता है, ऑप्शनल रहता है, ठीक है। तो ये भी आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, नॉट ट्रू बोल रहा है, क्योंकि ये आपके एनईपी में है, लैंग्वेज एजुकेशन में ये भी है, इंग्लिश भी है ना, इंग्लिश को भी आपको पढ़ाया जाता है, वो तो टारगेट लैंग्वेज ही उसको रखा गया है। क्या नहीं है? ये क्लासिकल लैंग्वेज, ठीक है। क्लासिकल लैंग्वेज जो है ना, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में नहीं है, ऑप्शनल रखा गया है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में आपका ऑप्शनल रखा गया है, इसे 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में नहीं रखा गया है, इसे ऑप्शनल रखा गया है कि बच्चों को ऑप्शनल इसे पढ़ाया जाए क्लासिकल लैंग्वेज को। लेकिन 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के अंतर्गत मदर टंग, होम लैंग्वेज यानी कि आपकी जो वर्नैक्युलर लैंग्वेज होती है स्टेट वाली, इंडियन लैंग्वेज के अंतर्गत जो आपकी जितने भी आपके जो इंडिया में जो जितनी भाषाएं हैं वो आती है, तो वो भी है इसमें, और इंग्लिश है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें नॉट पूछा है कि कौन सा लैंग्वेज एजुकेशन में जो एनईपी में नहीं आता है, तो ये क्लासिकल लैंग्वेज, क्योंकि ये ऑप्शनल में आता है, अंडर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में नहीं आता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। अभी देखिए, लैंग्वेज 3 लैंग्वेज के बारे में हम मतलब क्या है एजुकेशन पॉलिसी उसकी, वो देख ही रहते हैं, और उससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछ दिया। ट्रू मतलब अब क्या है इसमें से 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है। तो आप सभी को पता है कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या होता है। जब बच्चा स्कूल स्टार्ट करता है ना, बहुत शुरुआत से प्री स्कूलर होता है जब बच्चा, ठीक है, तो अपनी मदर टंग या होम लैंग्वेज में शुरू करता है ताकि उसको समझने में आसानी हो, और धीरे धीरे मूव ऑन करता है दूसरे और लैंग्वेज में, ठीक है।
ताकि वो धीरे धीरे अपनी हाई जो स्कूल है वो कंप्लीट कर पाए। जैसे टारगेट लैंग्वेज में आपको पढ़ना ही पड़ेगा एक टाइम के बाद, जैसे कि प्री स्कूलर्स में बच्चों को आप शुरू करते हैं उनके मदर टंग में ये सब बोलते हैं, उसके बाद सिखाते जाते हैं, उनके मदर टंग में बात करते हैं, और साथ के साथ में आप टारगेट लैंग्वेज को भी बोलते जाते हैं। इस तरह से 2-3 साल चलाया जाता है। फिर प्राइमरी जैसे बच्चे पहुँचते हैं तो मदर टंग या होम लैंग्वेज को कम कर दिया जाता है, टारगेट लैंग्वेज को थोड़ा सा ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि तब तक बच्चे समझ जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे वो आप स्विच ऑन कर लेते हैं टारगेट लैंग्वेज में, ताकि उनकी जो हाई स्कूल है या हाई स्टडी है उसमें उन्हें बाधा ना हो। ठीक है, क्योंकि आपके टारगेट लैंग्वेज में ही आपकी हाई स्कूल वगैरह की पढ़ाई होती है। ठीक है, तो आपका जो शुरुआती दौर है, शुरुआती जो स्टेज है बच्चों को पढ़ाने का, वो आपका मदर टंग या होम लैंग्वेज होना चाहिए। तो ये 4th आंसर सही हो जाएगा कि ऑल चिल्ड्रन बिगेन देयर स्कूलिंग इन देयर मदर टंग। जब स्कूलिंग स्टार्ट करते हैं बच्चे तो मदर टंग या होम लैंग्वेज में करते हैं। एंड मूव ऑन टू ऐड एटलीस्ट 2 मोर लैंग्वेज, है ना, जैसे जो आपकी टारगेट लैंग्वेज है वो होगी और एक और लैंग्वेज होगी ताकि वो पढ़ सके। जैसे कि जो भी लैंग्वेज रखा जाता है, कहीं हिंदी, कहीं पे अपने स्टेट का लैंग्वेज, है ना। स्टेट लैंग्वेज तो हर बच्चा नहीं जानेगा ना। जैसे मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, मैं साउथ चली गई, मेरी बच्ची अगर वहाँ पढ़ रही है तो वो स्टेट लैंग्वेज है, स्टेट लैंग्वेज उसको नहीं आएगा, उसको अपनी वर्नैक्युलर होम लैंग्वेज आएगी। तो होम लैंग्वेज से स्टार्ट होते हुए फिर वो स्टेट लैंग्वेज सीखेगी और टारगेट लैंग्वेज सीखेगी, तब उसको अच्छे से उसकी स्कूलिंग हो पाएगी और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये आपका 4th आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 149 का। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 150। लर्निंग आउटकम, मतलब कि जो अधिगम, जो आउटकम होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं, अटेम्प्ट टू एनेबल लर्नर, वो लर्नर को क्या बनाते हैं, किस काबिल बनाते हैं। जो लर्निंग के जो भी रिजल्ट होते हैं, जो उसने प्रोसेस सीखा, उसका जब रिजल्ट आता है तो तब तक वो बच्चे किस चीज़ में कॉम्पिटेंस हो जाते हैं, किस चीज़ में क्षमता हासिल कर लेते हैं। तो क्या होना चाहिए, अटेंड द कॉम्पिटेंसी इन मेजरेबल टर्म्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, ग्रामेटिकल नॉलेज सिर्फ जानना ज़रूरी नहीं है। मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग ऑल स्किल, तो मिनिमम नहीं होना है ना, मैक्सिमम होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ ग्रामेटिकल बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है लैंग्वेज कंपोनेंट इन मेजरेबल टर्म। तो लैंग्वेज कंपोनेंट यानी भाषा के जो घटक हैं वो सीखना ही ज़रूरी नहीं है ना, हर सब्जेक्ट पे, मतलब हर जगह पे उसको, क्योंकि सिर्फ भाषा ही नहीं सीखोगे आप, हिंदी और इंग्लिश या आपकी जो भाषा है वो नहीं सीखोगे, साइंस होता है, मैथ्स होता है, और जो भी वोकेशनल होता है वो सब कुछ होता है उसमें, जिसमें आपको कॉम्पिटेंसी यानी कि आपकी जो प्रवीणता है, आपकी जो क्षमता है, वो सब में मेजरेबल यानी कि एक अनुपातित टर्म में विकसित होना चाहिए, तभी उसका रिजल्ट जो होता है ना, आउटकम होता है, वो लर्नर को इनेबल करता है। ठीक है, तो ये आपका 2nd आंसर सही हो जाएगा, अटेंड द कॉम्पिटेंसी इन मेजरेबल टर्म, यानी वो हर एक चीज़ को करने में सक्षम हो जाए, हर तरह का जो डोमेन है, जो एरिया है, उसमें वो सही अनुपात में वो सक्षम हो, वो सीख सके और वो उसको आगे यूटिलाइज कर सके। ठीक, तो इस तरह से 150 आपका ये लैंग्वेज 2 पेपर 2 का कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं हिंदी आ गई। नेक्स्ट में हम कुछ पैराग्राफ वगैरह भी करेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कि मैंने बताया ट्रांस लैंग्वेजिंग क्या होता है, वो मैं पढ़ाना चाहती हूँ आपको, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो उसमें, और आपको ये ब्रिक्स एंड कैल्प की एक वीडियो में लेकर आऊँगी। इस तरह से जो इम्पॉर्टेंट है, आपके सिलेबस फोकस्ड जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं, उसे मैं टॉपिक को धीरे धीरे लेकर आऊँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर लगी हो कि इससे कोई हेल्प मिली हो तो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, कमेंट करके आपको कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं। किसी भी तरह का डाउट हो, कहीं समझ में ना आया हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।